Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है. ठीक है, इसके पहले हमने देखा था डेफिनेशन और कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग क्या क्या थे, जिसमें हमने 4 चीजें डिस्कस की थी. उसमें चौथा लैंग्वेज था. आज जो हम देखेंगे, लोग बोलते हैं टाइप ऑफ थिंकिंग कैसी होती है, कैसे, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और दूसरी हम लोग और आगे जाएंगे क्रिएटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कुछ सब पार्ट है, वो भी देखेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स encountered in the life. It is one of the type of thinking. Problem solving includes following steps. तो इसमें देखेंगे कैसे कैसे स्टेप से प्रॉब्लम सॉल्व होता है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी किसका पार्ट है? थिंकिंग की. प्रॉब्लम जैसे कुछ भी लाइफ में आ सकते हैं. ये ऐसा ये नहीं ले रहा कि साइकोलॉजी के प्रॉब्लम या कुछ, सारे प्रॉब्लम जैसे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, सारे प्रॉब्लम कोई भी लेवल पे, एक बच्चे के एग्जाम का, बूढ़ों के पेंशन का, कुछ भी हो सकता है. तो उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज जरूरी है वो है थिंकिंग. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, पहला स्टेप आता है प्रॉब्लम को डिफाइन करिए. जी हाँ, देखते हैं. इन दिस स्टेप अ पर्सन नीड्स टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली. 2 स्टेप है, पहले पता करो और सही सही समझो उसके बारे में कि क्या है वो. इफ अ पर्सन डिफाइंस द प्रॉब्लम इनकरेक्टली ही विल नेवर रीच द सॉल्यूशन. तो सबसे बड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का. सही तरीके से उसे डिफाइन करिए. क्या सही तरीका, उसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सीधा. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बेबी इज क्राइंग ड्यू टू स्टमक एक एंड इफ his or her mother wrongly interprets it as due to the hunger, the problem remains unresolved. तो क्या किया था उन्होंने? हर एक दर्द भूख की वजह से नहीं होता है. पहला तो उन्हें आइडेंटिफाई करना है था कि क्या हुआ है. तो आइडेंटिफाई किया उन्होंने, प्रॉब्लम है कि बच्चा रो रहा है, बेबी इज क्राइंग. जैसे ये स्टेप में आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम क्या है, बेबी क्राई. फिर डिफाइन करना है उसको, मतलब पता करना है कि किस वजह से वो रो रहा है, रीजन. तो वो होएगा या तो हंगर या तो स्टमक एक, नॉर्मल खाना नहीं पचा है तो, लेकिन वो अगर स्टमक एक से रोक रहे तो आप हंगर की चीजें तो उसे मुझे खाना तो खिलाओगे नहीं. तो इस तरह से जनरेटिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन. अब क्या होता है अल्टरनेटिव सोल्यूशन? फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर आर वेरियस सोल्यूशन. देखिए ये भी खुद बुक वाले बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. सम इफेक्टिव, उसमें से कुछ इफेक्टिव होंगे, वाइल सम मे टर्न आउट टू बी इनइफेक्टिव. उसमें से कुछ खराब भी हो सकते हैं जिसका कोई असर नहीं होगा. इवन कुछ तो वर्स कर देंगे हमारे केसेस को. इन दिस सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अ पर्सन ट्राइज टू सर्च फॉर ऑल दोज पॉसिबल एक्शन दैट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये वाला सेकेंड स्टेप जनरेटिंग वाले में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज suffering from a severe headache. अब प्रॉब्लम सॉल्व देखना. he she may start thinking of taking rest, listening to music, meditating, taking medicines. बहुत सारे ऑप्शन है. या तो सीधा डॉक्टर के पास जाके बोले मेरा टेस्ट कराओ क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा है. बहुत सारे ऑप्शन है. अब उसमें से पहली बात तो वो जो डेफिनेशन वाला हमारा डेफिनेशन है, पहले वो पता चल जाए तो आराम से सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, हेडेक के लिए पढ़ाई की वजह से होगा तो रिलैक्स करना जरूरी है, ये सब चीजें. ठीक है, तो अल्टरनेटिव, एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन है. इसमें से कुछ तो और सही भी है, कुछ खराब भी हो सकते हैं. जैसे कि अगर हेडेक हो रहा है उसमें हम सोचे कि जाके हम चिल जगहों पे थोड़ा एंजॉय करें, तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया ना, ये तो प्रॉब्लम और बढ़ाएगा. थर्ड इज सिलेक्टिंग अ सोल्यूशन. अब सिलेक्ट करना. In this third step of problem solving, out of many possibilities, possible solution, the person selects one on the basis of reasoning applied. Reasoning ability of an individual helps him or her to solve problems more realistically. For example, if a person recalls that meditation helped him or her in reducing his or her headache last time, he she will select the same solution for the
प्रॉब्लम इन द करंट सिचुएशन। आप लोग और भी एक चीज देख सकते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, ये भी है एक ऑप्शन जहां पे आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन को आउटसोर्स कर दिया है। जी हाँ, यहां से आता है वर्ल्ड कितना डिपेंडेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि अगर आपका पैसा पे आप पैसा नहीं कमा पा रहे, अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे, तो आप कैपिटलिस्ट मैनेजर को ले लोगे या एसेट मैनेजर को हायर कर लोगे। बहुत सारा काम आप दूसरों को देखते हो, सिर दुख रहा है सीधा डॉक्टर के पास, दुनिया भर का खुद सोल्यूशन लेते हैं डॉक्टर को। तो हम लोग बहुत सारा जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो आउटसोर्स करते हैं। कुछ लोग दोस्तों से भी बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स से भी डिस्कस करना या फैमिली से, तो ये सब ऑप्शन भी रहते हैं। तो इसलिए आप आउटसोर्स कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सोल्यूशन आप ही दे पाओ, जैसे मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट। अभी डी है इंप्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। इन द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अ पर्सन एक्चुअली ट्राइज आउट अ सर्टेन सोल्यूशन। ट्राई करता है, अब इंप्लीमेंट करता है, सोचा कि लास्ट टाइम यूज किया था उसने योगा वाले में, अब उसमें इंप्लीमेंट करेगा। इवैल्यूएट्स द आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ इट whether it has helped him or her to resolve the problem or not. If the problem is still unresolved, मतलब योगा के बाद, a person might have to go to one of the previous steps and carry out the problem solving procedure again. तो यहाँ पे फिर से और कोई दूसरे तरीके के पास जाएगा। ठीक है, कि हेडेक वाले एग्जाम्पल में कि योगा से नहीं हुआ तो थोड़ा रेस्ट लेके देख लें, फिर उसके बाद मेडिसिन ही ले लें, सेल्फ मेडिकेशन, और फिर फाइनली डॉक्टर को भी दिखा लें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे उनके पास टाइम है और नॉलेज है उस हिसाब से वो कर सकती है या कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज, टू फाइंड हिडन पैटर्न, टू मेक कनेक्शन बिटवीन seemingly unrelated phenomena and to generate solutions। जी हाँ, solution की तरफ जाना हमेशा, ये ध्यान रखिए। जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे पुराने बड़े बोलते थे चश्मा ऐसा लगाओ जिससे दुनिया आपको अच्छी दिखने लगे या दुनिया आपको सही दिखा लेगा, वो अच्छी बातें बोलते थे ताकि गुस्सा मत करो किसी पे, झगड़ा मत करो, ये सब चीज़ें के लिए। तो इसी तरह से जो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, ये एबिलिटी होती है, मतलब एक इंसान के अंदर एबिलिटी है ये क्या करने की, दुनिया को एक नए नज़र से देखने। जैसे मैं नहीं बताता कि कोई जीवन की धारा को पानी की धारा से बताता है कि जीवन कैसे बहता रहता है। कोई, आप लोग टेम्पल जाके प्लीज गूगल करिए अभी हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया का, उसमें एक इंसान सोया हुए हैं, जनरली भगवान बोलते हैं, उनके सिर की जगह पे यहाँ पे ऐसे, फिर थोड़ी जगह पे ऐसे, तो इस तरह से इसको बोलते हैं गर्भगृह, जहां पे मूर्ति रखी होती है। ये क्या है? मंडप। इसके बाद यहाँ पे हॉर्स रहता है। जाके प्लीज टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, तो ये अलग रियलिटी से वर्ल्ड देखे, जो भी हिस्टोरियन ये सब पता कि देखिए, तो जो दुनिया में बनाए वो भी अलग तरीके से देख रहे थे और जो आज समझ रहे हैं वो भी अलग रियलिटी से देख रहे हैं। तो ये सबको रहता है, जैसा नॉर्मल सबको दिखता है इनको वैसे नहीं दिखता। सच बात है गाइस, आप लोग ने पेंटिंग देखी होगी बहुत सारी, MF हुसैन की भी, हम लोग बोलते हैं ना समझ में नहीं आता, लेकिन जब जैसे वो एक्सप्लेन करते तुरंत समझ, अरे यार क्या बनाया है, ये सब चीजें। और कनेक्शन बिटवीन द अनरिलेटेड फिनोमेना, जो हमको लगता है नॉर्मल, और ये सब किसके लिए, नॉर्मल लोगों को जो लगता है कि रिलेटेड नहीं है, उनमें ये जो कुछ क्रिएटिव थिंकर्स है उनको लगता है कि नहीं ये रिलेटेड है। साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर एक्सेट्रा ऑलवेज थिंक इन क्रिएटिव वे। जी हाँ, साइंटिस्ट देखिए हैं, म्यूजिशियंस भी क्रिएटिव हैं, कुछ नया करते हैं हमेशा। क्रिएटिव थिंकिंग सीम्स टू बी हैविंग फॉलोइंग 4 सिक्वेंशियल स्टेजेस। तो 4 क्या है? पहला है प्रिपरेशन, दूसरा इंक्यूबेशन, थर्ड है हमारा इल्यूमिनेशन और फोर्थ है वेरिफिकेशन। तो फटफट कर लेते हैं इसके थ्रू भी। प्रिपरेशन हम लोग आज कर लेते हैं कि प्रिपरेशन क्या होता है। इट इज द स्टेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम
एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन मटीरियल्स फॉर फाइंडिंग न्यू सोल्यूशंस। देखिए वहां पे बोला था न्यू सोल्यूशन होता है हमेशा हर एक चीज का। क्रिएटिव आइडियाज डू नॉट कम फ्रॉम अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खाली चीज है, आप बैठे हो मतलब आपके पास कुछ भी नहीं, दिमाग है मतलब जैसे कि कुछ भी नहीं, जीरो से कुछ भी बहुत बड़ा नहीं आता। ठीक है, मेनी टेंटेटिव सॉल्यूशंस आर ट्राइड आउट एंड डिस्कार्डेड, नो प्रोग्रेस सीम्स टू बी मेड इन दिस स्टेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं हर एक चीज का, जो हम लोग आगे लगाने क्रिएटिव जो आर्ट लाने वाले हैं, जो प्रोडक्ट है, समझे जो मैं म्यूजिक बनाने वाला हूं, जो AR रहमान अगर म्यूजिक बना रहे हैं तो वो जो फर्स्ट स्टेज था प्रिपरेशन का, तो यहाँ पे बहुत सारे वो सुर ताल छेड़ के देखते हैं कि कौन सा है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, फाइंडिंग न्यू सोल्यूशन की यहाँ पे दिक्कत कैसे होती है, इसे कैसे। ठीक है, तो ये तो एक अलग से लाइन है कि ये एक वैक्यूम में से अचानक से नहीं आता, पहले वो कुछ ना कुछ म्यूजिक बनाए सीखे तब वो ला पा रहे हैं। इसी तरह से मेनी टेंटेटिव, बहुत बार ऐसे सोल्यूशन आएंगे उसमें ट्राई टेस्ट करके हो जाता है। ठीक है, सो नो प्रोग्रेस, इसमें कुछ भी ज्यादा सोल्यूशन निकलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पोएट वॉन्ट्स, जो यहाँ पे पोएट है, मैंने म्यूजिक AR रहमान के बारे में बोला, ये पोएट के बारे में, राइट अ सॉन्ग फॉर अ पर्टिकुलर मूवी, he may start preparing for it by brainstorming, reading, gathering his own past experiences or anything that can help him to move towards finding a new solution। समझिए वो है कोई मार धाड़ वाला गाना, तो उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले जोन में जाना पड़ेगा, वॉर जोन के मतलब उस टाइम अपने यादों में से वो सब खुद खरोद के निकालना पड़ेगा, शब्द निकालने पड़ेंगे, वर्ड्स निकालने पड़ेंगे ताकि वो गाने को सूट हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ जाते हैं। तो इसके बाद के जो 3 पार्ट हैं, जो रिमेनिंग इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और ये सब हमारा वेरिफिकेशन है, ये हम लोग करेंगे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो आज की बहुत इजी थी, समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और हो सके तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।